हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आशा करते हैं। और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। एंड माई सेल्फ निकिता शर्मा एंड मेंटोर बायोलॉजी टीचर। आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाले हैं। और ये क्या है, देखिए, अभी तक हम 3 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। किसका मैम? जैव प्रक्रम का। हमारा जो जैव प्रक्रम था उसमें 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज का लेक्चर हमारा 4th लेक्चर रहेगा, जिसमें हम आपको श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ाने वाले। आज का जो लेक्चर है श्वसन तंत्र से स्टार्ट होने वाला है, और जितना भी कंप्लीट हुआ है, कहां तक, मानव पाचन तंत्र तक, उसमें हम सब कुछ डीपली बता चुके हैं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली कमेंट करके। हम आपके कमेंट का जवाब देते हैं, आपका कमेंट हम रीड करते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं, आप जो भी कमेंट करेंगे सारे को बताया जाएगा, सारा यहाँ पे कमेंट का जवाब दिया जाता है। तो चाहे किसी भी क्लास के रिगार्डिंग हो, आपका जो भी हो कमेंट करिए, जवाब हम देंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम श्वसन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये श्वसन क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या है, श्वासोश्वास क्या है, बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो आज के सेशन में वो गायब हो जाएगा, सब आपका खत्म हो जाएगा। क्या? डाउट खत्म होने वाला है। किसी भी हालत में पढ़ाई तो करना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है श्वसन। श्वसन क्या होता है? तो श्वसन देखो, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन बोलते हैं। जैसे मान लो इनहेल किए, एक्सहेल, अंदर लिए किसको? ऑक्सीजन को, बाहर निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन बोलते हैं। इसे हम ऑक्सीजन की भी क्रिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो इसीलिए हम इसको ऑक्सीजन की क्रिया भी कहते हैं। बस इतना डिफिनेशन इतना जानो, श्वसन तंत्र वो होता है सांस लेने की क्रिया तथा सांस छोड़ने की क्रिया श्वसन कहलाती है। बस इतना ही है। इसमें जो लंग्स का डायग्राम, जिससे सांस ले रहे हो ना, बनाएंगे, बस इतना समझ लो। फेफड़े का डायग्राम जो होता है वो भी बनाएंगे। तो उसके बाद अगला हेडिंग है हमारा श्वासोश्वास। इसको बोलते हैं इंग्लिश में श्वसन को रिस्पायरेशन, और श्वासोश्वास को ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग में देखो इसका डिफिनेशन क्या है, ऑक्सीजन अंदर लेने तथा ऑक्सीजन बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोश्वास कहा जाता है। ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं, कितने परसेंट निकाल रहे हैं, कितना परसेंट ले रहे हैं, ये सब आपको बताया जाएगा इसमें, जो हमारा श्वासोश्वास है। हम एटमॉस्फेयर में इतना सारा गैस है, हमारे वातावरण में बहुत सारा गैस है, हम बहुत सारा ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ऑक्सीजन को बुला रहे हैं, आ जाओ बेटा ऑक्सीजन आ जाओ, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और सब नहीं लेना है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत सारा गैस लेते हैं। तो कौन कौन सा गैस लेते हैं, कौन कौन सा गैस बाहर निकालते हैं, वो चीज हम आपको बताने वाले। तो श्वासोश्वास में यही होता है, ऑक्सीजन लेने की क्रिया और ऑक्सीजन बाहर छोड़ने की क्रिया को हम श्वासोश्वास बोलते हैं। तो देखो, हम जब सांस लेते हैं तो कौन कौन से गैस अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस जाता है, दूसरा ऑक्सीजन गैस जाता है, तीसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला गैस जाता है, जिसमें से परसेंटेज इसका लिखा गया है कि हमारे एटमॉस्फेयर वातावरण से कितना कितना परसेंट हमारे नोज के थ्रू होते हुए जाता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो नाइट्रोजन है वो 78% अंदर जाता है। जब आप सांस लेते हैं ना तो 78% क्या जाता है? नाइट्रोजन जाता है। ऑक्सीजन कितना परसेंट जाता है? 21% जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना जाता है? 0.03% जाता है। कितना बेटा? 0.03% जाता है जब हम सांस लेते हैं तब। अब जब देखो सांस लिए तो इतना गया, अब जो जितना गया है उसमें से कुछ तो बाहर निकलेगा। नाइट्रोजन मेरे लिए यूज ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज ही नहीं है, तो क्यों रखेगा? तो उसे बाहर भी तो निकालता है। बहुत ईमानदार है हमारा लंग्स, हमारा फेफड़ा बहुत ईमानदार है, बोलता है कि जिस चीज की जरूरत है वही जाने देंगे और सब बाहर निकाल देंगे। लिया, निकाल देता है। तो जो चीज की जरूरत होगी वो रखेगा, जो चीज की जरूरत नहीं होगा वो बाहर निकाल देगा। तो देखो जो बाहर निकालता है वो क्या है? जो हमारा नाइट्रोजन है वो 78% गया, तो हमारा नाइट्रोजन का तो कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है। तो नाइट्रोजन जितना गया उतना बाहर निकाल देता है, निकाल दिया बाहर। फिर उसके बाद ऑक्सीजन देखो कितना परसेंट गया? 21%। तो ऑक्सीजन कितना रख लेता है? यहाँ पे 14% बाहर निकाल देता है, बाकी जितना था वो रख लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन की ही जरूरत है हमारे बॉडी को। वो हमारा लंग्स बोल रहा है कि हमारे सिर्फ बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको भाई हम रखेंगे और सबको हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। तो यहाँ से सारे को निकाल देता है, ऑक्सीजन को बस रख लेता है। तो फिर देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें 0.03% क्या होता है? अंदर जाता है, लेकिन निकलता कितना? 4%। हमारे बॉडी से भी जितने कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर निकाल देता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, कितना इनहेल होता है, कितना बाहर निकलता है, कितना अंदर जाता है, कितना बाहर निकलता है। गैस श्वासोश्वास में यही तो हो रहा है।
यही कर रहे हैं हम। सांस लेना और सांस छोड़ना जिसमें ऑक्सीजन की यूजेस हो वो हमारा क्या कहलाएगा, श्वासोश्वास कहलाएगा। गॉट इट, समझ में आ गया। तो अगला हेडिंग देखो हमारा क्या है, नासा कपाट। ये नासा कपाट क्या है मैम, अभी नाम सुने, पहली बार नाम सुने ना, सब समझ रहे हैं, हम सब जानते हैं, तुम पहली बार नाम सुने हो, क्यों, क्योंकि अभी 9th से 10th में आए हो, अभी नासा कपाट के बारे में नहीं जाने होगे। तो देखो बेसिक से बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो जो भी टॉपिक एकदम छोटे से छोटा समझाएंगे, अगर जो बच्चा जानता हो तो, जो बच्चा नहीं जानता हो तो, हम सब बच्चे को ध्यान में रखकर टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। तो देखो ये नासा का पार्ट हमारे नोज को बोलते हैं, ये जो हमारा नाक है ना उसको बोलते हैं नासा का पार्ट। समझ में आया, समझ में आया, ओके, समझ में आ गया होगा। तो देखो ये सब जो हो रहा है वो हमारे लंग्स के थ्रू हो रहा है। लंग्स जो हमारा जो सांस लेता है निकालता है, ये सब हमारे लंग्स के द्वारा ही हो रहा है। तो वही चीज हम बताना चाहते हैं आपको कि हमारा जो ऑक्सीजन है, ये जो हम एटमॉस्फेयर वातावरण से ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो किसके द्वारा जा रहा है, ये हमारे नाक द्वारा जा रहा है कि नहीं। तो वो चीज सबसे शुरू से शुरू स्टार्ट करेंगे, तो वहां से स्टार्ट करते कहां, हमारे नाक से। जैसे गया किस किस माध्यम से होकर, किस किस पाथवे से होकर जा रहा है, तो वो चीज डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहला हमारा है नासा का पार्ट। नासा का पार्ट हमारा नाक होता है। इसका जो डिफिनेशन है सुनो, ये तुम्हें बिल्कुल समझा देगा, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे लैंग्वेज में लिखा गया, समझो। नासा कपाट में चिपचिपा पदार्थ भरा होता है। ना, ये जो हमारा नाक है इसके अंदर क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, जो कि किससे मिलकर बनता है, धूल कणों से मिलकर बनता है। हमारे एटमॉस्फेयर में वातावरण से बहुत सारे धूल उड़ रहे हैं जो कि हमारे नाक के माध्यम से अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको क्या करता है, ये जितने भी धूल कण होते हैं उसको रोक लेता है। रोकने के लिए भी यहाँ पे हेयर बना होता है, हम सभी के नाक में हेयर होता है, तो वो क्या करता है, उसको रोक लेता है। तो देखो यहाँ पे नासा कपाट में चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे म्यूकस कहते हैं। ओ भाई मीटर गया क्या यहाँ पे, जिसे म्यूकस कहते हैं, जो धूल कणों को चिपका लेता है। ये जो चिपचिपा पदार्थ अंदर भरा होता है ना, उसको म्यूकस कहा जाता है, जो धूल कणों से जाकर इकट्ठा होता है और चिपक जाता है उसमें, ठीक है। फिर उसे धूल कण को 5 से 6 दिन में नकुटी के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आया। जैसे मान लो हम यहाँ पे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो बहुत सारे धूल के कण भी उड़ उड़ के आ रहे होंगे, तो हमारे नाक के थ्रू अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा वहां पे भी कोई गार्ड बन के बैठा हुआ है। क्या गार्ड बन के बैठा हुआ है, जो नाक में हेयर होता है ना, छोटा छोटा बाल, वो उसको क्या कर रहा है, क्या कर लेता है, रोक लेता है, उस धूल कणों को रोक लेता है और क्या बना देता है, चिपचिपा पदार्थ। उस चिपचिपे पदार्थ को क्या बोला जाता है, म्यूकस बोला जाता है, जिसको हम क्या करते हैं 5 से 6 दिन में हाथ डाल के निकाल देते हैं, जिसे हम नकुटी कहते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया होगा तुम्हें, हम आशा करते हैं, क्योंकि इतना बेसिक तरीके से बता रहे हैं, तुम्हें कोई नहीं बताएगा बेटा। और बहुत सारे बच्चे दिन भर तो इसी में हाथ डाले रहते हैं, निकालते रहते हैं तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले ये जो नासा का पार्ट से हमारा ऑक्सीजन, अब धूल कणों को तो रोक लिया, अब जो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है वो किससे होकर जाएगा, तो सबसे पहले होकर जाता है ग्रसनी से। यहीं पे ग्रसनी होता है, अभी फिगर बनाएंगे तो समझाएंगे, समझो बस, इसके माध्यम से समझ लो। पहले ये क्या है, ग्रसनी है। हम, तुम्हें याद होगा, सबसे पहले हम लिखवा कर समझाते हैं, फिर उसके बाद डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। तो ये चीज तुम्हें पता होगा, अगर मेरे वीडियो से पढ़े होगे तो ये चीज तुम्हें पता होगा। ये चीज याद रखना, हम इसलिए सबसे पहले लिख कर समझाते हैं कि जब हम फिगर बनाएं तो पता रहे कि नेमिंग कहाँ कहाँ होगा, ये सब क्या होता है, तो इसलिए थोड़ा माइंड मैप मिलता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लिख कर समझाते हैं, फिर उसके बाद डायग्राम समझाते हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहले नासा कपाट से होकर कहा जाएगा, ग्रसनी से। यहाँ होता है ग्रसनी, ग्रसनी से होकर वो कहा जाता है हमारे स्वर तंत्र के पास। ये जो हमारा वॉइस बॉक्स है ना, छोटा सा, ये वॉइस बॉक्स जो होता है ना, उसको हम स्वर तंत्र बोलते हैं। देखो यहाँ से आवाज आ रहा है, अगर हम यहाँ पे मारेंगे ना तो यहाँ पे आवाज हमारा चेंज हो जाएगा। मार के दिखाएं, कुछ बोलेंगे भी ना, स्वर तंत्र, आवाज चेंज हुआ थोड़ा। अगर तुम अच्छे से करोगे तो तुम्हारा अच्छा विजिबल हो पाएगा। यहाँ पे पता नहीं तुम्हें अच्छे से आवाज जा पा रहा होगा कि नहीं, क्योंकि यही हमारा स्वर तंत्र होता है, यही से हमारा आवाज निकलता है। जितना भी कुछ हम बोल पा रहे हैं ये हमारे स्वर तंत्र से निकल रहा है। अगर नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो हम यहाँ बोल नहीं पाते, तुम्हें समझा नहीं पाते। तो इसीलिए ये होना जरूरी है। क्यों होना, क्योंकि अगर गूंगे रहते तो बोल नहीं पाते ना, दूसरे को अपना बात नहीं समझा पाते। तो ये चीज समझ जाओ इतना। ये हमारा क्या है, स्वर तंत्र, वॉइस बॉक्स, जिससे हमारा आवाज निकल रहा है। फिर उसके बाद सबसे पहले नासा कपाट से, नासा कपाट से होकर कहा जाता है ये हमारे ग्रसनी से। ग्रसनी से कहा, स्वर तंत्र, स्वर तंत्र से होते हुए ऑक्सीजन कहा जाता है ट्रेचिया यानी श्वास नली। ये जो श्वास नली लंबी सी होती है ना, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, बताएंगे
ये क्या, जो हमारा ट्रेचिया है, श्वास नली, उससे होकर हमारा ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन क्या, सारे गैस जाते हैं, फिर उसके बाद कहाँ चला जाता है, ब्रांकी में चला जाता है, जो कि लंग्स में जाकर खुलता है। एक नली होता है जिसको हम श्वास नली बोलते हैं, श्वास नली से दो नली बनते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रांकी, ब्रांकी से वो ढेर सारे ब्रोंचियोलस में बन जाते हैं। ब्रोंकियोलस से ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, हमारे वायु कोष्ठक में, जिसको एल्वियोली बोलते हैं, वायु कोष्ठक में चला जाता है। वायु कोष्ठक के ऊपर हमारा ये सब लंग्स में है, समझाएंगे लंग्स। वायु कोष्ठक जो है वो कहाँ होता है, लंग्स में होता है। उस वायु कोष्ठक में एक रक्त की केशिका होती है जिसको हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। रक्त केशिका होती है, उस पे चारों तरफ से घिरी होती है, और चारों तरफ से घिरी होती है, फिर उसमें से ऑक्सीजन को लेकर, किसको दे देता है, ये हमारे कोशिका को दे देता है। हमारा सेल, हमारा जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बना होता है, तुम्हें पता होगा। तो ये कहाँ भेज देता है, हमारे कोशिका में भेज देता है। कोशिका से वो ऑक्सीजन निकलकर कहाँ चला जाता है, हमारे किस ऑर्गेनल के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उस ऑक्सीजन को लेकर उससे ऊर्जा बनाता है। इसको बोलते हैं ना पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा गृह। तो ये ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा बनाकर वो हमारे पूरे शरीर में फैला देता है। फैला देगा तभी हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिल जाता है। तो यही चीज होता है हमारा श्वसन, श्वासोश्वास और नासा कपाट, और कैसे कैसे हमारा फेफड़ा है वर्क कर रहा है, ये भी तुम्हें पता चल गया होगा। तो अब चलिए चलते हैं अपने लंग्स के डायग्राम पे, लंग्स के डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये चीज नोट कर लो, ये चीज पूरा तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए, याद रहेगा, तुम्हें याद होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग अभी जो डायग्राम बनाएंगे वही समझाने वाले हैं, समझ में आए। डायग्राम पे जो होगा नाम जितना भी लिखा जाएगा सारा यही लिखा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा वहां पे तुम्हें यही समझाने वाले हैं हम। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में। अब देखो, हम देख लेते हैं कि हमारा जो लंग्स है, फेफड़ा जो है, वो कैसे कार्य करता है। तो देखो इस बोर्ड पर आपका डायग्राम बन चुका है। अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ लिखे हुए थे, क्या लिखे हुए थे, कि एक पाथवे लिखे थे कि किस किस जगह से होकर हमारा ऑक्सीजन हमारे फेफड़े के पास पहुंचता है। तो देखो सबसे पहले ये हमारा किसका डायग्राम है, फेफड़ा का हमारा क्या है, डायग्राम है, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, हम जैसे ही सांस लिए ऑक्सीजन एंटर करेगा। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस सब एंटर करते हैं, सब साथ में जाता है। तो यहां से सबसे पहले हमारे नासा कपाट से होकर ये सब आए। ये सब आने के बाद किससे गया, ग्रसनी से। ग्रसनी यहीं पे होता है, लिखे नहीं है, ग्रसनी होता है। फिर उसके बाद यहाँ से ये स्वर तंत्र, हमारा स्वर तंत्र से होते हुए ये लंबी नली जो है वो कितने फीट लंबा होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो यहां से होते हुए हमारा जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सब आता है। और इस नली का नाम होता है श्वास नली। क्या होता है, श्वास नली। यहां से आने के बाद वो याद रख रहे हो ना जो अभी लिखवाए थे, कॉपी खोलकर बैठना, नोट में लिखे हो ना, उसे कॉपी खोलो। अब देखो कहाँ कहाँ हम बता रहे हैं। तो देखो सबसे पहले स्वर तंत्र हो गया, स्वर तंत्र से हमारा श्वास नली हो गया। श्वास नली से होते हुए ये दो भागों में बढ़ जाता है। अभी हम बताए थे कि दो भागों में जो बढ़ जाता है उसे हम बोलते हैं क्या, ब्रोंकी बोलते हैं, लिखवाए थे, ब्रोंकी बोलते हैं। ब्रोंकी के बाद वो ढेर सारे पार्ट में बढ़ जाता है। जैसे हमारा पेड़ होता है, पेड़ होता है ना, एक रूट होता है, एक स्टेम बड़ा सा होता है, उसके बाद शाखा ढेर सारा निकला होता है पेड़ में। तो उसी तरह ये मान लो एक पेड़ का तना है, तने के बाद ये पहले दो शाखा में बटा है, फिर उसके बाद ढेर सारे शाखा में बट गया। तो दो शाखा का नाम होता है ब्रांकी और ढेर सारी शाखाओं का नाम होता है ब्रांकियोलस। लिखा है ना ब्रांकियोलस, ढेर सारे पार्ट का नाम होता है ब्रांकियोलस। यहां तक आ गया हमारा, यहां से होते होते हमारा ऑक्सीजन जितने भी गैस है सब कुछ आ गया। उसके बाद यहां से पहुंचने के बाद ये किस में जाता है, वायु कोष्ठक में। अब तुम सोचोगे मैम ये बस इतना ही होता है, अरे बेटा पूरा लंग्स में भरा होता है। तो बस हमें समझाना है तो इसलिए बनाए हैं, एक आध दो जगह बना दिए हैं, ये बहुत सारा होता है, ढेर सारा होता है। तो देखो ये एक जो बनाए हैं उसको बोलते हैं वायु कोष्ठक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है। और नीचे के साइड होता है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, हमारे फेफड़ा को, उसका नाम होता है डायाफ्राम। याद रहेगा, डायफ्राम। सबसे पहले स्वर तंत्र, स्वर तंत्र से श्वास नली, श्वास नली से वो ब्रांकी, ब्रांकियोस से ब्रांकियोलस, ब्रांकियोलस से हमारा कहा, वायु कोष्ठक। तो ये हो गया। अभी ये याद रखना, यहाँ पे देखो ये वायु कोष्ठक में सब कुछ रूल फॉलो हो रहा है, जितना भी रूल है ना सब कुछ यही हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इस वायु कोष्ठक को बाहर निकालते हैं। इस वायु कोष्ठक में ना रक्त की केशिका लगी होती है, बहुत ही पतली पतली होती है। जैसे हमारा नस होता है,
नस भी क्या करता है, खून को ले जाता है। तो जहां जहां हमारा सीरा और धमनी नहीं जा पाता वहां हमारा कौन जाता है, केशिका जाता है। तो इस पे ये जो हमारा वायु कोष्ठक है उसको कौन घेरा होता है चारों तरफ से, केशिका घेरा होता है। केशिका किसका बना होता है, रक्त का बना होता है। किसका, रक्त का। तो ये रक्त क्या है, केशिका है। अब जैसे ही क्या हुआ, ये हमारा वायु कोष्ठक के पास क्या लेकर गया, ऑक्सीजन लेकर गया, नाइट्रोजन लेकर गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर गया। लेकिन छानने का काम किसको रखना है किसको नहीं रखना, यहीं पे डिसाइड होता है। तो जिसको रखना होता है ये रक्त केशिका में भेज देता है। तो यहां से वायु कोष्ठक से कहां चला जाता है, ऑक्सीजन रक्त केशिका में चला जाता है, और जो हमें जरूरत नहीं होता उससे जिस माध्यम से आया होता है उसी माध्यम से वापस लौटा देता है। तो देखो जिस माध्यम से, मतलब कि जैसे आया वैसे वापस, ब्रांकियोलस से ब्रांची में, ब्रांची से श्वास नली से स्वतंत्र, फिर नसा कपाट द्वारा बाहर निकाल देता है। और जिसकी जरूरत होती है उसको रख लेता है, वो ऑक्सीजन रक्त केशिका में भेज देता है। रक्त केशिका के बाद वो ऑक्सीजन जो है वो कहां भेज देता है, हमारे कोशिका के पास। किसके पास बेटा, कोशिका के पास भेज देता है। समझ में आया, कोशिका के पास भेज देता है। कोशिका के बाद जैसे मान लो ये हमारा क्या है, कोशिका। पता है ना, क्लास 9th में पढ़ के आए हो, इतना तो एक्सेप्टेशन हम कर ही सकते हैं कि तुम पढ़े हुए हो। कोशिका के बारे में जानते ही होगे, हम इतना एक्सेप्टेशन तुमसे करते हैं। और देखो ये कोशिका के पास ये जो ऑक्सीजन है यहां से पहुंचा देता है किसके पास, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जैसे ही हमारा ऑक्सीजन आता है, अब मान लो जैसे ही तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो तुम क्या करते हो, जल्दी जल्दी नाश्ता पानी सब कुछ तैयार करने लगते हो। तो उसी तरह जब इसके पास कोई आता है, जैसे मान लो हम इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन को भेजे, तो इसके लिए ये गेस्ट है। जैसे ही इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन आएगा तो फटाक फटाक इसमें दौड़ भाग चलने लगेगी, कुछ बनाने लगेगा। तो इस दौड़ भाग को, इसमें एक साइकिल चलता है, उस साइकिल को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र बोलते हैं। क्रेब्स चक्र, दौड़ भाग करके तुम चाय नाश्ता सब तैयार करते हो, तो यहाँ दौड़ भाग को क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। अब ये भी कुछ तैयार करता है, तो क्या तैयार करता है, ये 38 एटीपी बनाता है। याद है कि नहीं, क्लास 9th में पढ़े होगे। तो ये जो एटीपी है तो एनर्जी फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज के फॉर्म में क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। तभी हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा गृह बोलते हैं। जो अभी यहाँ नीचे लिखे हुए थे, इसके पहले वाला जो स्लाइड था उसमें हम लिखे हुए थे यहाँ पे नीचे के साइड, वही तुम्हें समझाए हैं पूरा प्रॉपर। सबसे पहले हमारे ग्रसनी से होकर कहां, स्वरतंत्र, स्वरतंत्र से श्वास नली, श्वास नली से कहा जाता है ब्रोंकी, ब्रोंकी से ब्रोंचियोलस, ब्रोंचियोलस से वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक से रक्त केशिका, रक्त केशिका से कोशिका के पास, कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर देता है, ऊर्जा दे देता है, ऊर्जा हमें बनाकर दे देता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। तो देखो श्वसन तंत्र और श्वासोश्वास हम तुम्हें बताए थे। तो श्वासोश्वास, सांस लेने, यहाँ पे सिर्फ क्या है, सांस लिया, यहां तक सब कुछ किया, तो ये हमारा श्वासोश्वास कहलाता है। जैसे ही हमारे वायु कोष्ठक से माइटोकॉन्ड्रिया के पास, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या भेजा, ऑक्सीजन भेजा, तो ये हमारा कहलाता है श्वसन। समझ में आ गया, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तुम्हें। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बैक करो वीडियो को, फिर प्ले करो, फिर देखो वीडियो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, गारंटी हम लेते हैं। और अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करो, उसका जवाब तो हम देने वाले हैं, क्योंकि हम तुम्हें 10 बार बोल चुके हैं, तुम्हारे कमेंट का जवाब दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये देखो, तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा श्वसन किसे बोलते हैं, श्वासोश्वास किसे बोलते हैं, समझ में आ गया होगा। श्वासोश्वास यहां तक फॉलो जो हो रहा है, लंग्स तक जो क्रिया होगा वो हमारा श्वासोश्वास कहलाएगा। जैसे ही कोशिका के पास जाएगा वो श्वसन तंत्र कहलाएगा, क्योंकि हमारे ऊर्जा को बनाना हमारा श्वसन करता है। श्वासोश्वास तो बस लेने का काम करता है, ऑक्सीजन को लिया और ऑक्सीजन को छोड़ दिया। तो ये सिर्फ किसका काम है, हमारे फेफड़े का काम है। तो बेटा तुम्हें फेफड़ा समझ में आ गया होगा, कैसे वर्क करता है, श्वसन तंत्र के बारे में तुम्हें पूरा डीपली समझ में आ गया होगा। तो अब चलो समझ लेते हैं कि ये श्वसन और श्वासोश्वास में अंतर क्या है। तो इसे जल्दी से अपने कॉपी में ड्रॉ कर लो। अब देखो हम श्वसन और श्वासोश्वास में अंतर समझ लेते हैं कि हमारा श्वसन क्या होता है, श्वासोश्वास क्या होता है। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि श्वसन क्या होता है और श्वासोश्वास क्या होता है। तो देखिए अब श्वसन तथा श्वासोश्वास में अंतर क्या है। एक साइड हमारा क्या है, श्वसन है, एक साइड श्वासोश्वास। डाल लो कॉपी में, एक साइड श्वसन, दूसरे साइड श्वासोश्वास। तो सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे कि श्वसन में, तो श्वसन में सबसे पहला पॉइंट क्या है, यह एक रासायनिक क्रिया है।
अभी हम बोले कि श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन किसके पास लेकर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास लेकर जाता है। उसमें हमारा जब जा रहा है तो उसमें एनर्जी बना रहा है, एनर्जी बनाना यानी कि रासायनिक क्रिया कर रहा है, तो यानी कि यह एक रासायनिक क्रिया होता है। और जो श्वासोश्वास होता है यह एक भौतिक क्रिया होता है जिसका कोई काम नहीं है, बस क्या काम है, ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन को निकालना। इसके मदद से, हमारे फेफड़े की मदद से ऑक्सीजन को ले जाना, निकाल देना, तो ये हमारा श्वासोश्वास कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, इसमें ऑक्सीजन भोजन के साथ अभिक्रिया करता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से वो ऊर्जा को लेकर वो हमारे पूरे बॉडी में पहुंचा देता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो इसमें देखो, इसमें केवल गैसों का आदान प्रदान होता है। अभी हम बोले कि ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन का बाहर निकालना, ये हमारा क्या कहलाता है, श्वासोश्वास। तो यही लिखा है, इसमें केवल गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अभी हम तुम्हें बोले, यहाँ डायग्राम बनाए थे तो तुम्हें बताए थे कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स से निकलकर रक्त केशिका से होकर किसके पास चला जाता है, हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अभी हम तुम्हें बताएं, वही लाइन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके आगे बता रहे हैं। इसमें देखो, श्वासोश्वास में तीसरा पॉइंट क्या है, यह फेफड़े में होता है। अभी हम बोले कि जो हमारा श्वासोश्वास होता है वो फेफड़े के द्वारा ही ऑक्सीजन का लेना और बाहर निकालना करते हैं। तो उसके बाद जो ऑक्सीजन भेजना होता है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक जाता है, कौन लेकर, हमारा श्वसन, श्वसन काम करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इसमें ऊर्जा मुक्त होता है एटीपी के रूप में। अभी हम तुम्हें यहाँ डायग्राम बनाए थे, तो जब कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन आ रहा था तो उसमें एक ऊर्जा बन रहा था, किसके रूप में, एटीपी के रूप में। ये एटीपी क्या है भाई, एटीपी क्या है बताओ, नहीं पता? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, मुझे याद आ गया, क्लास 9th में पढ़े तो थे हम। तो ठीक है, एटीपी का फुल नेम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हमारे इसमें आते हैं, श्वसन में आते हैं। तो श्वासोश्वास का लास्ट पॉइंट क्या है, इसमें कोई ऊर्जा मुक्त नहीं होता, इसमें कोई भी ऊर्जा नहीं बनता है, सिर्फ गैसों का आदान प्रदान करता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, श्वासोश्वास। तो तुम्हें श्वसन और श्वासोश्वास में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ये हमारा रासायनिक क्रिया होता है, ये हमारा भौतिक क्रिया होता है, ये हमारे फेफड़े द्वारा होता है, ये हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। इसमें भोजन के पास ऑक्सीजन जाता है, इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, इसमें ऊर्जा बनता है एटीपी के रूप में, इसमें कोई भी ऊर्जा नहीं बनता। तो ये हमारा श्वसन और श्वासोश्वास में तुम्हें अंतर समझ में आ गया होगा। तो अब चलो हम चलते हैं कि ऑक्सी और अनऑक्सीकरण देख लेते हैं। तो ये ऑक्सी और अनऑक्सी क्या है मैम, तो देखो, ऑक्सी वो होता है जिसके पास ऑक्सीजन होता है। अब देखो, यहाँ के बाद यहाँ से ना जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऊर्जा जा रहा है, कुछ ऐसे भी कोशिका होंगे जहां पे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन नहीं लेकर जाएगा, कुछ ऐसी जगह है जहां पे ऑक्सीजन लेकर जा रहा है। तो ये समझ लेते हैं ऑक्सी और अनऑक्सी की मदद से। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो, जो हमारे श्वसन की मदद से ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया तक जा रहा था, उसके बाद वो पूरे शरीर में लेकर जा रहा था। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होता, कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होता, और कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनके पास ऑक्सीजन होता है। तो उसके मदद से हम एक हेडिंग पढ़ने वाले जिसका नाम है ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन। इन दोनों में अंतर पढ़ने वाले, तो ऑक्सी श्वसन क्या होता है और अनऑक्सी श्वसन क्या होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो ऑक्सी श्वसन वो होता है जिनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी वो ऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी श्वसन जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी। तो देखो, यही लिखा है, अनऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या हमारा, अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होता है। इसमें जो भी अंतिम उत्पाद होगा, जब क्या करते हैं, ऑक्सीजन सेल के पास गया, सेल के पास जाने के बाद वो क्या किया, ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ। तो ऊर्जा में कन्वर्ट होकर जब वो एक अभिक्रिया द्वारा हो रहा है, तो एक अभिक्रिया में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है अंतिम उत्पाद में, और क्या बनता है, जल बनता है। तो उसी तरह अनऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है, यहाँ पे भी अभिक्रिया होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ये तो अपना अभिक्रिया करेगा ना, अपने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा ना। जो ग्लूकोज बन रहा था, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा था, वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो करेगा। तो ये क्या करेगा, अंतिम उत्पाद में इसका बनता है एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल तथा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। समझ में आया? अभी देखो, तुम्हें एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन 3 पाथवे में समझाएंगे, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में हमारे 3 लाइन में दिया गया है कि ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फिर ईस्ट के बारे में, मसल सेल के बारे में, और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दिया हुआ है कि कहां कहां विघटित होता है, कैसे नहीं होता है, कहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, कहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, सब दिया हुआ है। तो वो भी हम समझाएंगे। इसके बाद वही हेडिंग हम समझाने वाले आपको।
तो देखो ये समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है, यह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सबसे पहले ये ग्लूकोज से पाइरुवेट में टूटेगा कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव से जिसके पास ऑक्सीजन रहेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, जिसके पास नहीं रहेगा वो दो और सेल हैं उनके पास जाता है, तो वो भी हम बताएंगे, अभी आपको बोले हैं। तो यह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह केवल कोशिका द्रव में होता है, यह सिर्फ केवल कोशिका द्रव में होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं होता, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास नहीं जाएगा, सिंपल सी बात। अगला हेडिंग क्या है, अगला पॉइंट क्या है हमारा, ग्लूकोज का पूर्ण विघटन हो जाता है। ग्लूकोज का यहाँ पे पूर्ण रूप से विघटन हो जाता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो भी जाता है वो विघटित हो जाता है ग्लूकोज का पूर्ण रूप से। अगला पॉइंट इसमें क्या है, ग्लूकोज का अधूरा विघटन होता है। इसमें जो अनऑक्सीजोशन है उनमें क्या होता है, ग्लूकोज का अधूरा विघटन होता है, तो ये हमारा अनऑक्सीजोशन होता है। तो ये दोनों भी तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हमारा ऑक्सी क्या होता है और अनऑक्सी क्या होता है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि हमारे एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो हम देख लेते हैं ग्लूकोज का विभिन्न भागों में टूटना। ऑक्सी तथा अनऑक्सी में यही समझाया गया था कि जहां पे पूर्ण रूप से ग्लूकोज का विघटन हो जाता है और जहां पे पूर्ण रूप से विघटन नहीं होता है, अधूरा होता है, तो यही चीज आपको इसके माध्यम से समझाया जाएगा। और इस हेडिंग का नाम भी दिया गया है, विभिन्न भागों में ग्लूकोज का टूटना। जहां पे ऑक्सीजन होगा तो वहां क्या करेगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, और जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा वहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज लिखा है, जो बोल रहे हैं वो लिख लेना। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, पाइरुवेट में। सबसे पहले ये याद रखना, ग्लूकोज हमेशा डायरेक्टली किसी और चीज में टूट नहीं जाता। ग्लूकोज सबसे पहले किसमें चेंज होता है, पाइरुवेट में। किसके उपस्थिति में, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव पता है कि नहीं, क्लास 9th में पढ़े होगे, इतना तुम्हें पता होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं। कोशिका जो है, जो हमारा ग्लूकोज है वो किसमें टूट कर बनता है, पाइरुवेट में। किसके प्रेजेंस में, कोशिका द्रव के, ठीक है। कोशिका, ये जो ग्लूकोज है कितना मॉलिक्यूल कार्बन होता है इसमें, 6 कार्बन होता है इसमें। और जब टूटता है कोशिका द्रव में तो ये कितने में बदल जाता है, 3 कार्बन में। 3 कार्बन में बदला। तो अब देखो ग्लूकोज का 3 भागों से क्या होता है, विघटन होता है। तो 3 भागों में सबसे पहले जानेंगे जहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो यानी वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। तुम्हें याद होगा, अभी हम बताए हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया, याद कर लेगा किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो रही है भाई तो याद कर लो किसको, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। जैसे ही ग्लूकोज से पाइरुवेट में चेंज होगा तो यही डिसाइड होगा किसके पास ऑक्सीजन है, किसके पास ऑक्सीजन नहीं है, किसके पास ऑक्सीजन की कमी है। तो यहीं से डिसाइड होगा, अगर ऑक्सीजन जिसके पास उपस्थित होगा किसके पास भेज देगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास आएगा तैसे ही वो किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। अभी जो क्या लिखवाए थे, डिफरेंस लिखवाए थे, तो उसमें बताया गया है कि जैसे ही अगर उसके पास ऑक्सीजन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास आएगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, वाटर में टूटेगा और एनर्जी उसे मिल जाएगा। अभी हम तुमको बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है तो किसमें बदल जाता है, एनर्जी में। एनर्जी मिलता है तो ये हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचा देता है, पहुंचा दिया। तो यही हमारा क्या होगा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो ग्लूकोज से किसमें बदलेगा, पाइरुवेट में। किसके प्रेजेंस में, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से वहां से फिर उसके बाद पाइरुवेट में आया तो वहां से डिसाइड होगा भैया किसके पास ऑक्सीजन है, किसके पास ऑक्सीजन नहीं है। जिसके पास ऑक्सीजन रहेगा वो किसके पास चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा तो किसमें टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। तो ये समझ में आ गया। अब देखो समझ लेते हैं जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो वो समझ लेते हैं। तो देखो जिसके पास ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी तो कहां जाएगा, इष्ट कोशिका में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ग्लूकोज जो है पाइरुवेट में तो चेंज होता है, किसमें, कोशिका द्रव में। लेकिन अगर जिसके पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भैया किसमें भेज देगा, इष्ट सेल में। तो इष्ट सेल में जैसे ही आएगा क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास नहीं जाता, लेकिन ये कोशिका द्रव में ही टूटने लगता है। जैसे हमारा मान लो ये क्या है, ये क्या है, हमारा कोशिका है। जिसके पास ऑक्सीजन रहा किसके पास चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है वो कोशिका के पास तो गया ही है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास ना जाकर इस कोशिका द्रव में ही विघटित होने लगता है। तो यही लिखा है, ग्लूकोज जो है वो पाइरुवेट में चेंज होता है, किसमें, कोशिका द्रव में। और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, इसी में टूटने लगेगा। तो ये इष्ट कोशिका है वो कोशिका द्रव में ही अपने आप को तोड़ने लगेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा पाएगा जिसके पास ऑक्सीजन रहेगा, जिसके पास नहीं रहेगा वो कोशिका द्रव में ही अपने आप को तोड़ने लगेगा।
तो ये दोनों जो हैं वो कोशिका द्रव में ही अपने आप को तोड़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं तोड़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में वही जाएगा जिसके पास ऑक्सीजन रहेगा, जिसके पास ऑक्सीजन रहेगा वही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। जिसके पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा वो पाइरुवेट में टूटने के बाद भी वो कोशिका द्रव में ही रहकर अपने आप को विघटित करते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ग्लूकोज से पाइरुवेट में चेंज होंगे, लेकिन उनके पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो कोशिका द्रव में ही अपने आप को विघटित करते हैं। तो देखो ये इष्ट कोशिका में क्या होता है, कोशिका द्रव में विघटित करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन नहीं है। नहीं है तो क्या विघटित करते हैं, ये एथेनॉल बनाने लगते हैं। एथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और ऊर्जा बनाएगा। समझ में आया? क्या बनाएगा? ग्लूकोज से पाइरुवेट में चेंज हुआ, किसमें? द्रव कोशिका में, कोशिका द्रव में। तो वहां से क्या होता है, जब देखा जाएगा कि इसके पास भैया ऑक्सीजन नहीं है तो इसको भी कहीं ना कहीं स्थान दिया जाएगा। तो बोलता है तो इसको बोला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास तुम मत जाओ, रह जाओ क्या? कोशिका द्रव में ही। कोशिका द्रव में ही अपने आप को विघटित कर लो, बना लो क्या? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा हमारा? एनर्जी। तो ये तुम्हें समझ में आ गया, जिसके पास उपस्थिति हो ऑक्सीजन की, जिसके पास अनुपस्थिति नहीं हो ऑक्सीजन की। तो ये दोनों तुम्हें समझ में आ गया। अब समझ लेते हैं कि जिनके पास बीच वाला कंडीशन हो, जिनके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाए, भाई कमी हो जाए ऑक्सीजन की। ऐसा होता है ना कभी कि जिसके पास ऑक्सीजन की कमी होती है तो कहाँ टूटता है? तो देखो जहां ऑक्सीजन की कमी होती है वहां क्या होता है, देखो ग्लूकोज से पाइरुवेट में चेंज होता है कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में चेंज होने के बाद वो क्या करता है, लैक्टिक अम्ल बनाने लगता है और एनर्जी बनाने लगता है। लेकिन मैम ये पेशी कोशिका क्या लिखी है? तो सुनो बेटा, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि तुम हद से ज्यादा एक्सरसाइज करने लगते हो। जैसे जिम हो गए, लड़कियों को देखकर एकदम डंबल उठाने लगोगे, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लगोगे, वर्क करने लगोगे। सब ये लड़कियों को देख के ही करते हो ना? बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या होता है, हद से ज्यादा चिंटू क्या कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया। एक्सरसाइज कर लिया तो उसके बाद उसको 2-3 घंटे बाद तुरंत इंस्टेंट उसको समझ में नहीं आता कि भाई मेरे पैर में, हाथ में सब दर्द हो रहा है। लेकिन वो अपने औकात से ज्यादा क्या किया है, वर्कआउट किया है। तो उस टाइम क्या होता है, उनके पास भाई ऑक्सीजन उतना था ही नहीं, उतना ऑक्सीजन था ही नहीं जितना वो लड़की को देखकर डंबल उठा लिया, एक्सरसाइज कर लिया। तो उस टाइम तो समझ में नहीं आता। तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा बॉडी बोलता है कि चल तू फ्लेक्स कर भाई, तुम्हें ऑक्सीजन देने का काम मेरा है। बॉडी क्या करता है, सही बोलता है कि तुम मेरे बॉडी में जितने भी ऑक्सीजन है उनको तुम निकालो मसल सेल से। हमारे जो देसी कोशिका है, जो हमारा मसल्स है, उससे बोलता है भाई तू निकालो ऑक्सीजन, निकाल लो, इसका भुगतान है तुम्हें बाद में वो करना पड़ेगा। तो उस टाइम तो फ्लक्स कर लेता है, मार देता है सब कुछ, डंबल उठा लेता है, सब कुछ कर लेता है। तो उस टाइम उसको समझ में नहीं आता। जैसे ही घर पे आता है 4 से 5 घंटा रेस्ट करता है तो समझ में आता है भाई यहाँ दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, तब उस टाइम पता चलता है। तो उस टाइम क्या हुआ होता है, जब भैया तुम मसल से ऑक्सीजन निकालोगे तो वो तो दर्द देगा तुम्हें। तो वो दर्द क्यों देता है? क्योंकि हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। जब लैक्टिक अम्ल बनेगा, क्योंकि उस टाइम हमारे बॉडी में उतना ऑक्सीजन नहीं था जितना, उस टाइम बॉडी में ऑक्सीजन नहीं था जितना ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी से निकाल लिया। तो उस टाइम अगर बॉडी से ऑक्सीजन निकाला था तो वो हमारे बॉडी में क्या रिलीज करने लगता है, लैक्टिक अम्ल, और एनर्जी बनाने लगता है। तो ये बेटा तुम्हें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन समझ में आ गया होगा। फिर से चल एक बार रिवाइज करते हैं। देखो ग्लूकोज से पाइरुवेट में चेंज होगा कोशिका द्रव में। अगर यहीं पे पूछा जाएगा भाई तुम्हारे पास ऑक्सीजन है तो रुक जा, किसके पास तुझे जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना है तुझे। तो जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसको लेकर जाता है तो वो क्या करता है, वो क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में टूट जाता है। अब देखो जिसके पास ऑक्सीजन नहीं था वो बोलता है तेरे को ऊपर जाना है जहां पे ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन कहाँ नहीं है, इष्ट कोशिका में। इष्ट कोशिका में वो क्या करने लगता है, एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में टूट जाता है। तो ये समझ में आ गया तेरे को। फिर उसके बाद देख क्या है कि जब पाइरुवेट तक आया वहां पे पूछा भाई तेरे पास ऑक्सीजन है ही नहीं, कमी है तुम्हारे पास ऑक्सीजन की। कमी का मतलब है ऑक्सीजन हल्का फुल्का है, तो कमी यही होता है। अगर कमी है तो क्या करेगा वो, उस टाइम पे लैक्टिक अम्ल यानी हमारे मसल सेल से ऑक्सीजन को निकालने लगता है। जब तुम बहुत ही ज्यादा वर्कआउट कर देते हो तो उस टाइम ऑक्सीजन निकालने लगता है हमारे मसल सेल से, पेशी कोशिका से। तो उस टाइम क्या बनाता है हमारे बॉडी में, लैक्टिक अम्ल बनाता है और एनर्जी बनाता है। तो ये तुम्हें विभिन्न भागों में ग्लूकोज का टूटना समझ में आ गया होगा। ओके, तो देखो अब जो भी हेडिंग आएगा इसके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। एक एक हेडिंग करके तुम्हें समझा रहे हैं। जितना भी हेडिंग है, जैसे मानव पाचन तंत्र था तो वो एक वीडियो में आया, श्वसन तंत्र जो था एक वीडियो में आया,
इसके बाद जो है हमारा परिवहन हेडिंग आएगा। परिवहन आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाया जाएगा। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को और बच्चों तक शेयर करिए ताकि वो भी अच्छी तरीके से पढ़ सके। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जितने भी वीडियो डाले सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ओके स्टूडेंट, बाय।